को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 4, उसके बारे में, जो कि थर्ड सेमेस्टर की है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसका हम हेडिंग देखें तो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो बेसिकली इस सेमेस्टर में हमने प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सब चीज़ें हमने प्रॉपरली डिस्कस करी हैं। अब जो चीज़ें रह गई हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक डिटेल व्यू में, जो कि पार्ट नंबर 4 में प्रॉपरली मेंशन्ड है, वो चीज़ प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि पार्ट नंबर 4A में मेंशन्ड है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है नेचर एंड जस्टिफाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिटेल एनालिसिस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दैट इज आर्टिकल नंबर 37 से लेकर 51 तक। उसके बाद आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो बेसिकली हमारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें अगर मैं बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जनरली 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट टॉपिक। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बिकॉज इस पर जजमेंट्स भी बहुत सा कम है और ये एक ही आर्टिकल है, तो इसलिए शॉर्ट टॉपिक में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। देन अगर मैं बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका 12.5 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट है वो आता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रिलेट कर सकते हैं या फिर फंडामेंटल राइट को रिलेट कर सकते हैं इन 12.5 मार्क्स। ठीक है, किस चीज को? जस्टिफाइबिलिटी एज वेल एज नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, देन उसके तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा नेचर एंड जस्टिफाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो किस तरीके से जो डीपीएसपी है, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, किस तरीके से जस्टिफाइबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को अगर समझें तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो जस्टिफाइबल नहीं हो सकता, बिकॉज हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वो ये कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो जस्टिफाइबल नहीं होते। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट नंबर 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है डीपीएसपी की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अगर हम डीपीएसपी को डिफाइन करें एक तरीके से तो बेसिकली क्या है, डीपीएसपी वो चीज है जो स्टेट को पॉलिसीज बनाने के लिए कुछ डायरेक्शंस देती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट देती है, एक स्कोप देती है कि उसको किस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। ठीक है, तो दैट इज डीपीएसपी। उसके बाद जो हम देखें तो डीपीएसपी का सोर्स क्या है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, देन उसके बाद जो डीपीएसपी का एम है वो क्या है, वो वेलफेयर स्टेट है, टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखें तो जो जस्टिसबिलिटी की बात है कि मतलब जैसे हमारा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह हम जा सकते हैं। तो अगर मान लो डीपीएसपी का वायलेशन हो, कभी स्टेट गवर्नमेंट डीपीएसपी के हिसाब से वर्क ना करे, तो हमें क्या करने के अधिकार है, हम क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ? तो आंसर इज हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो स्टेट की पॉलिसीज हैं वो इंप्लाइडली डीपीएसपी के थ्रू बनेंगी, मगर हम उसके वायलेशन के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, रीजन इज बिकॉज जब ये पॉलिसी बनी थी तब उस टाइम पे इंडिया के पास प्रॉपर फंडिंग नहीं थी, प्रॉपर सोर्सेज नहीं थे, तो इस केस में हम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर उस टाइम पे जब डीपीएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पर अगर हम कोर्ट चले जाते तो कोर्ट क्या होता, ओवरबर्डन हो जाता। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 37 को देखें तो क्या कहता है, द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in governance of the country, and it shall be the duty of the state to follow these principles। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल नंबर 37 है जो क्लियरली मेंशन करता है कि जो डीपीएसपी है उसके वायलेशन के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, देन आगे चल तो आता है नेचर ऑफ डीपीएसपी, जो हमारा यूनिट का टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, तो सबसे पहले ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 37, जो कि क्लियरली कहता है कि जो डीपीएसपी है वो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकती। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड चीज जो आती है वो आता है फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ठीक है, मतलब गवर्नेंस के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे, जो पॉलिसीज बनाई जाएगी, उसके लिए डीपीएसपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज डीपीएसपी जो स्टेट है उसको एक टारगेट देता है, गोल देता है कि टू अचीव द वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के ही गवर्नेंस किया जाएगा, उसकी पॉलिसीज बनाई जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद ये क्या है, ये बेसिकली पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। ठीक है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिकली कहे जाते हैं निगेटिव असर्शंस, कि मतलब क्या नहीं कर सकता कोई इंसान। जैसे मान लो मैं हूं तो मैं दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, या कोई और मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता। ठीक है, पर जो डीपीएसपी है वो क्या करता है, वो कहता है कि आपको ये करना है, आपको पॉलिसी इस तरीके से बनानी है। ठीक है, तो डीपीएसपी क्या करता है, वो कहता है कि आपको ये करना है, और फंडामेंटल राइट कहता है क्या, कि आपको ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो डीपीएसपी क्या है, वो है पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस, मतलब पॉजिटिव ड्यूटी ऑन द स्टेट। ठीक है, उसके साथ साथ
जो डीपीएसपी है वो बेसिकली एक कम्युनिटी या फिर एक ग्रोथ या फिर एक वेलफेयर स्टेट की बात है, मतलब मोर देन इंडिविजुअल्स की बात है, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल के ऊपर लायबल होता है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं जो डीपीएसपी है वो क्या है, वो मोर ब्रॉडर एस्पेक्ट है, एज वेल एज उसको हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो जो डीपीएसपी है उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल एस्पेक्ट्स में, ठीक है। तो सोशलिस्ट के जो आर्टिकल हैं ये आपके स्क्रीन पे मेंशन है, दैट इज आर्टिकल नंबर 38, 39, 43 एंड 47। देन उसके बाद गांधीयन जो है आर्टिकल नंबर 40, 43 एंड 46। उसके बाद जो लिबरल है वो है आर्टिकल नंबर 44 एंड 50, ठीक है। तो बेसिकली जब हम अभी लास्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे जहां पर हम डीपीएसपी को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको सारे आर्टिकल्स में डिटेल में बताऊंगा। देन उसके बाद आ जाओ तो आ जाता है व्हाई डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल, बिकॉज हम आर्टिकल नंबर 37 को अभी पढ़ा हमने, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 37 जो है वो क्लियरली कहता है कि जो स्टेट्स हैं वो डीपीएसपी के लिए बाध्य नहीं है, पर स्टेट की ड्यूटी है कि वो उसको फुलफिल करे, पर अगर नहीं कर पाते इन एनी केस बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ठीक है, तो उस केस में हम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। देन उसके बाद रीजंस को अगर देखा जाए तो जब डीपीएसपी बना था तब फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो स्टेट के पास थे वो प्रॉपर नहीं थे, तो उसको इन्फोर्स करना भी उतना प्रॉपर नहीं हो सकता था, ठीक है। देन आगे चलते हैं। प्रायोरिटाइजेशन लेफ्ट टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी थी वो किसको मिला, वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को दी गई, जहां पर उन्होंने अपना रीजनेबल प्रूडेंस लगाया कि कहां पर किस डीपीएसपी को फॉलो करना है और कहां पर किस डीपीएसपी को फॉलो नहीं करना है फॉर द पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। देन उसके बाद सम डायरेक्टिव्स में कंफ्लिक्ट विद ईच अदर, तो कुछ डायरेक्टिव्स हैं बिकॉज दे आर डायरेक्शंस नॉट मैंडेटरी, ठीक है, तो इसलिए कुछ डायरेक्शंस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकती थी एक दूसरे से, इसलिए उनको कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं रखा गया, ठीक है। तो जस्टिसेबिलिटी की अगर मीनिंग देखी जाए तो जस्टिसेबिलिटी टर्म का मीनिंग सिंपल सा इतना है, जो चीज कोर्ट में इन्फोर्स हो सकती है, ठीक है। तो अगर मेरा राइट टू लाइफ किसी ने वायलेट करा या राइट टू प्राइवेसी, तो इन दैट केस आई कैन गो टू कोर्ट्स, ठीक है, एज पर द आर्टिकल नंबर 32 एज वेल एज पर आर्टिकल नंबर 226 जो हमें रिट्स के प्रोविजंस है। पर अगर कोई चीज कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगी इसका मतलब यह है कि वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। रिलेशनशिप विद फंडामेंटल राइट्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम पे माना जाता था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डीपीएसपी से ज्यादा पावरफुल हैं, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डीपीएसपी को ओवररूल कर सकते हैं, ठीक है। पर इसका जो केस लॉ है वो देख लोगे, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई राजन, इस वाले केस में हेल्ड हुआ था। पर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट आई, जिसमें क्या हुआ, एम्फसाइज किया गया किस चीज को, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज बिटवीन डीपीएसपी, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हैं उनको एक साथ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उनको हार्मनी में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अगर कोई ऑब्लिगेशन आती है या फिर कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन की चीज आती है तो उस केस में दोनों को मद्देनजर रखते हुए सॉल्यूशन निकाला जाएगा, किसी एक को मद्देनजर रखते हुए दूसरे को दबाया नहीं जाएगा, ठीक है, हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करा जाएगा। ये आया आर्टिकल नंबर, ये आया 42nd एंड 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन उसके बाद जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑन जस्टिसेबिलिटी में सबसे पहले आप इस केस को याद रखोगे, चंपाकम दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे जहां पर डीपीएसपी जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल है और क्या हेल्ड हुआ कि वो फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकती, ठीक है। देन उसके बाद स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस, ये इंपॉर्टेंट केस है जो कि आप एक बार देख लोगे, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड देन ये केस लॉ आ जाता है जो कि मैं कई बार कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट बता चुका हूं, जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुई थी इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देन उसके बाद आ जाता है मिनरावा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जहां पर यह हेल्ड हुआ कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री, हार्मनी एंड बैलेंस इज एसेंशियल, ठीक है। तो ये इस केस में हेल्ड हुआ। उसके बाद उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें आर्टिकल नंबर 21A जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है उसकी फाउंडेशन है, दैट इज उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला केस है, तो बेसिकली इसमें से 2-3 केस लॉज आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देख लोगे, ठीक है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद प्रेजेंट पोजीशन को अगर देखा जाए तो इनिशियल पोजीशन को अगर छोड़ दिया जाए जहां पर डीपीएसपी को लोअर कैटेगरी में रखा गया एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स, प्रेजेंट पोजीशन में क्या है, डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकती,
पर कोर्ट जो है डीपीएसपी को यूज करता है किस चीज के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए। अगर कोई भी टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको इंटरप्रेट करना है, या कोई भी लॉ है जिसको स्टेट ने बनाया है, लेजिस्लेशन ने बनाया है, उसको इंटरप्रेट करना है, तो कोर्ट डीपीएसपी को यूज कर सकता है। प्लस स्टेट पॉलिसीज एंड लॉज जो हैं वो डीपीएसपी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल्स अगर देखे जाएं तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, दैट इज MGNREGA एक्ट, ठीक है। देन उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो ये बेसिकली आपके एग्जांपल्स हैं ऑफ डीपीएसपी। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहां पे आपके एग्जांपल्स खत्म हो जाते हैं। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा डीपीएसपी यहां पर खत्म हो जाता है। फिर आती है हमारी कंपैरेटिव टेबल एज इट इज, जो हम हमेशा रेफर करते हैं बिफोर द एग्जाम्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कंपैरेटिव टेबल है। तो इसमें आप देखोगे तो जो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर डिफरेंस है, जो फंडामेंटल राइट है पार्ट नंबर 3 में प्रोवाइडेड है, और जो डीपीएसपी है पार्ट नंबर 4 में प्रोवाइडेड है, ठीक है। देन उसके बाद नेचर अगर देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसेबल हैं, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। देन अगर ऑब्जेक्टिव को आप देखोगे तो क्या है, ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल राइट का है इंडिविजुअल लिबर्टी, जहां पर इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल के राइट्स की बात हो रही है। पर जो डीपीएसपी का है क्या है, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, बिकॉज इसमें सोसाइटी के वेलफेयर की बात होती है, ठीक है। देन उसके बाद देखोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट क्या है, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है, जो कि कहता है कि आपको ये नहीं करना है, जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। देन पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस को अगर देखो तो जिसमें क्या है, स्टेट इंटरफेयर करेगा, मतलब स्टेट को किस तरीके से काम करना है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। सैंक्शंस अगर देखे जाएं तो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास जुडिशियल रेमेडी है, दैट इज आर्टिकल नंबर 32 एंड 226। बट जो डीपीएसपी है उसके लिए क्या है, पॉलिटिकल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, अदरवाइज कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देन एग्जांपल्स जो ये हैं आपके एग्जांपल्स हैं, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, और इसके डीपीएसपी के क्या एग्जांपल है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। देन प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो इनिशियली अगर देखें तो प्रायोरिटी किसकी थी, फंडामेंटल राइट की थी, जो कि चंपाकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में हेल्ड हुआ था। पर जो डीपीएसपी थी वो क्या थी, सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स थी। उसके बाद करंट पोजीशन अगर देखा जाए तो हार्मनी है, मतलब दोनों जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है दोनों एक ही लेवल पे हैं और दोनों में हार्मनी है, मतलब इंटरप्रिटेशन के करते वक्त दोनों को ध्यान में रख के प्रोविजन को इंटरप्रेट करा जाएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाता है ऑफ नेचर एंड जस्टिसेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिटेल्ड एनालिसिस, मतलब प्रॉपर हम आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट सेम है, जो भी हमने डिस्कस किया था वो पूरा सेम है, ठीक है। देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का भी हम उसमें थोड़ा सा इसमें एस्पेक्ट डाल देते हैं ताकि हम एक कंपैरिजन और एक क्वालिटी आंसर को प्रिपेयर कर सके, जहां पर हम एग्जामिनर को ये दिखाएं कि हमें प्रॉपर नॉलेज है इन सब टॉपिक्स की, ठीक है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद सेम हेडिंग आ जाती है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीपीएसपी, ये भी हम क्लियरली अभी पढ़ चुके हैं जस्ट अभी, ठीक है। तो जिसमें हमने नॉन जस्टिसेबल पढ़ा, फंडामेंटल इन गवर्नेंस पढ़ा कि जब भी कोई पॉलिसी बनेगी, कोई लॉ बनेगा तो डीपीएसपी को मद्देनजर बनाया जाएगा। देन पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है, ये भी पढ़ लिया हमने। डायनेमिक इन नेचर है, मतलब फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट टू सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, तो जो सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं उनको अडाप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल है, डीपीएसपी आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। देन उसके बाद सैंक्शंस अगर देखें तो कोई सैंक्शन नहीं है कोर्ट का, बल्कि क्या है, पॉलिटिकल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो ये आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ये भी हम केसेस अभी देख चुके हैं, तो वही आप केसेस यहाँ पे रिपीट कर सकते हो बिकॉज सेम केसेस यहाँ पर भी आएंगे। उसके बाद आ जाओ तो डिटेल एनालिसिस आ जाते हैं अब, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक शुरू होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ आर्टिकल्स पर फोकस नहीं करना, पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है, फिर उसको कंपेयर करना है फंडामेंटल राइट से, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीपीएसपी बताने के बाद उसके बाद आप इस चीज पे आओगे एंड देन केस लॉज आप मेंशन करोगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल नंबर 36 जो कि बात करता है डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन किस चीज की, स्टेट की, ये हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ी थी, और आर्टिकल नंबर 36 भी यही कहता है कि जो स्टेट है उसका मतलब वही है जो आर्टिकल नंबर 12 में है, ठीक है। तो 12 में क्या है, जो भी स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, या वो सारी बॉडी
एडेड या सेमी एडेड जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने उसमें एक टेस्ट पढ़ा था जिसको हमने बोला था कि अगर कोई भी चीज कहीं से भी फंड आ रहा है या फिर पर्टिकुलरली किसी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट मशीनरी के थ्रू मैनेज हो रही है तो वो भी आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही है, स्टेट जो है वो सेम मीनिंग है जो कि पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 12 में प्रोवाइडेड है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, ठीक है। तो जो भी अथॉरिटीज मतलब बेसिकली गवर्नमेंट जो भी है और जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, बॉडीज हैं, वो सब स्टेट मानी जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है आर्टिकल नंबर 37, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल, जहां पर हमने पढ़ा कि जो डीपीएसपी है वो जस्टिसेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आपका आर्टिकल नंबर 38 आ जाता है जो कि बात करता है सोशल ऑर्डर की, ठीक है। तो जिसका रोल क्या है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को क्रिएट करना और जो इनइक्वालिटीज हैं समाज में, जो इनइक्वालिटीज हैं बिटवीन ग्रुप्स, जो डिवीजन है उसको कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 39 जो कि बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी, जैसे कि हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 21 के सिमेट्रिकल है ये, ठीक है, जिसमें एडिक्वेट लाइवलीहुड, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड चाइल्डहुड एटसेट्रा, ये इसके एम्स हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक मुद्दा लग रहा होगा कि भाई इतने सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, इसको याद कैसे किया जाए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपसे झूठ नहीं बोलने वाला, आप जाओ गूगल पे और टाइप करो ट्रिक्स टू रिमेंबर डीपीएसपी, आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी जिससे आपको हेडिंग जो सेक्शंस की हेडिंग्स हैं वो आपको याद करने में आसानी होगी और उन हेडिंग्स के बेसिस पे आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ तो आर्टिकल नंबर 39A है जो कि बात करता है किसकी, फ्री लीगल एड की, ठीक है। फ्री लीगल एड मतलब जैसे आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बता देता हूं कि क्या होता है कि जब भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है तो वहां पे एक होती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, DLSA, जहां पर फ्री लीगल सर्विसेज मिलती हैं इन केस एनी पर्सन इज रिक्वायरिंग फ्री लीगल सर्विस हु कैन नॉट अफोर्ड द चार्जेस ऑफ एडवोकेट, ठीक है। तो जो अपनी वकालत के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, अपने लिए वकील हायर नहीं कर सकता, उसके लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एज वेल एज इन द हाई कोर्ट्स एज वेल एज इन द सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो ये बेसिकली 42nd अमेंडमेंट में इंसर्ट हुआ, जहां पर बिकॉज हर किसी को एक राइट है कि वो अपनी बात रख सके, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब कि मेरी बात भी सुनी जाए और सामने वाली बात भी सुनी जाए, दोनों की बातों को सुनने के बाद एक जजमेंट आई जाए, ठीक है। तो ये अपनी बात को रखने के लिए आपको फ्री लीगल एड मिलेगी, जिसका खर्चा कौन उठाएगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका मतलब स्टेट, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन आर्टिकल नंबर 40 आता है जो कि बात करता है विलेज पंचायत की। तो बेसिकली पंचायती राज सिस्टम 73rd अमेंडमेंट से जो है इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं, मतलब जो पंचायत का कंट्रोल है वहां के प्रधान या फिर सरपंच के थ्रू किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं तो आर्टिकल नंबर 41 आता है, दैट इज राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, ठीक है। तो वर्क एंड एजुकेशन का मतलब क्या है, विद इन इकोनॉमिक कैपेसिटी, ठीक है। तो ये केस लॉ है एजुकेशन के लिए, जो हमने आर्टिकल नंबर 21 के लिए रेफरेंस में पढ़ा था, 21A के लिए, जिसमें एजुकेशन का राइट था, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 42 आ जाता है जो कि बात करता है ह्यूमन वर्क कंडीशन, मतलब जिस इन्वायरमेंट में आप वर्क कर रहे हो उसमें जस्ट ह्यूमन कंडीशन, मतलब यहाँ पर इंसानों के काम करने लायक स्थिति हो, इन्वायरमेंट हो, ठीक है। और मैटरनिटी रिलीफ जो कि एक वुमेन का राइट है, ठीक है, बिफोर, जो कि एक वुमेन का राइट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो ये केस लॉ है। उसके बाद आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज 43 जो कि बात करता है लिविंग वेज की, ठीक है, मतलब दिहाड़ी। तो जो भी इंसान वर्क कर रहा है उसके लिए कुछ मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो उसके लिए उसको मिनिमम वेजेस और डिसेंट लाइफ उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 43A है जो है, जो बात करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन की। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो है बेसिकली 42nd अमेंडमेंट में इंसर्ट हुआ, जिसमें इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। अब वर्कर्स पार्टिसिपेशन कैसे होगा, अगर मान लो एक इंडस्ट्री में 10 लोग हैं, 10 वर्कर्स हैं सपोज दैट, ठीक है। तो जो 10 वर्कर्स हैं, अगर उन सबको पार्टिसिपेट कराओगे तो कहीं ना कहीं वर्क सफर करेगा, ठीक है। तो ये 10 लोग मिलके क्या करेंगे, एक अथॉरिटी, एक यूनियन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ये ट्रेड यूनियन क्या करेगी, इनके थ्रू रिप्रेजेंटेड, इसमें इंडिविजुअल होंगे, मान लो 2 इंडिविजुअल इसमें इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो ये जो होंगे ये 2 इंडिविजुअल्स, ये इनकी बात रखेंगे टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है।
देन उसके बाद 43B अगर देखें तो बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, जो कि 97th अमेंडमेंट में ऐड हुआ इन 2011, जो कि बात करता है प्रमोट वॉलंटरी एंड डेमोक्रेटिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं रजिस्टर्ड सोसाइटीज, उनको ये प्रमोट करता है। देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 44 आ जाओ, जिसकी अभी चर्चा चल रही है, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब जो सेकुलर लॉज है उनको इंट्रोड्यूस करना फॉर पर्टिकुलर प्रैक्टिस लाइक मैरिज, लाइक एडॉप्शन, लाइक सिविल यूनियंस। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो बेसिकली जो यूसीसी है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, वो बेसिकली अभी तक हर जगह पे नहीं आ पाया है। अभी फिलहाल उसको ट्रायल बेसिस पे उत्तराखंड में यूज किया जा रहा है। देन उसके बाद आ जाओ तो आर्टिकल नंबर 45 है, जो कि एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की बात करता है। जो आर्टिकल नंबर 21A है, उसमें बात हुई है किसकी, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। और इसमें क्या किसकी बात हुई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की, मतलब बिलो 6 ईयर्स। ठीक है, और ये 86th अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस हुआ इन आर्टिकल नंबर 21A, जो कि बात करता है किसकी, कंपल्सरी एजुकेशन की, जो कि 6 to 14 ईयर्स की बात करता है। तो बिलो 6 ईयर्स डीपीएसपी, 6 to 14 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ 46, जो कि बात करता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर की। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आर्टिकल नंबर 48। तो जो आर्टिकल नंबर 47 है वो क्या कहता है, पब्लिक हेल्थ, मतलब इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, तो इंटॉक्सिकेंट्स को लिमिटाइज करोगे, प्लस न्यूट्रिशन ऑफ द पब्लिक, न्यूट्रिशन ऑफ द सिटीजंस ऑफ द स्टेट रिसाइडिंग इन पर्टिकुलर स्टेट, उनको बढ़ाओगे। ठीक है, देन उसके बाद 48 को अगर देखें तो एग्रीकल्चर एंड काउ प्रोटेक्शन की बात करता है। मतलब जो एग्रीकल्चर स्कीम्स है, फार्मिंग वगैरह, उसको प्रमोट करोगे, प्लस जो गाय है उसकी रक्षा करोगे। ठीक है, देन उसके बाद 48A जो है वो बात करता है किसकी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखोगे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमेशा केसेस रहते हैं फॉर इन्वायरमेंट लॉस। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, जहां पर स्टेट की ड्यूटीज है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, देन उसके बाद आगे चले तो आता है आर्टिकल नंबर 49, जो की बात करता है मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन की। तो जो हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, जैसे ताज ट्रेपेजियम केस। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 50 आता है, दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। ऑब्वियसली हम ये पढ़ते आ रहे हैं अब तक कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेटेड है, ये लेजिस्लेचर से सेपरेटेड है। बिकॉज जस्टिस अगर किसी पे डिपेंडेंट होगा तो ऑब्वियसली जस्टिस उसके हाथ की कठपुतली बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो सेपरेशन है ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो वो जरूरी है ताकि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट वर्क कर सके। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है आर्टिकल नंबर 51, जो की बात करता है किसकी, इंटरनेशनल पीस की, जिसमें रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, प्रमोट आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसको रिस्पेक्ट करो। जो हमने एक केस पढ़ा था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें जो वुमेन एट वर्क प्लेस है उसके हैरेसमेंट के लिए रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस इशू किया था, गाइडलाइंस इशू करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी थी। ठीक है, वो बेसिकली सीडॉ, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स, उसके अकॉर्डिंग ये लॉ बना था। देन उसके बाद आ जाओ, ये आपका डीपीएसपी खत्म हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी को अगर देखा जाए तो हमने अभी पढ़ा कि जो डीपीएसपी को 3 लेवल पे क्लासिफाइड है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कहां से कहां तक है देख लोगे एक बार, आर्टिकल नंबर 38 से लेकर के 43A तक। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन गांधीयन प्रिंसिपल्स को अगर आप देखोगे तो आर्टिकल नंबर 40 से लेके 48 तक, एंड देन लिबरल इंटेलेक्चुअल आर्टिकल्स को देखोगे तो 44, 45, 48A, 49, 50, 51। ठीक है, तो बेसिकली आपको आर्टिकल वाइज याद करने की जरूरत नहीं है, पर आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ये याद रखोगे कि जो डीपीएसपी है वो 3 लेवल पे कैटेगराइज्ड है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल एंड राइट्स एंड डीपीएसपी, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस टॉपिक, यहां पर भी सेम चीज आएगी। ठीक है, देन उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन आर्टिकल नंबर 32 वर्सेस डीपीएसपी। ठीक है, तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ है थ्रू आर्टिकल नंबर 32, जो कि एक खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और जो डीपीएसपी है वो नॉन इन्फोर्सिबल है। देन जो डीपीएसपी इज कन्वर्टेड इनटू लॉज ग्रेजुअली, राइट टू एजुकेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो जो डीपीएसपी है वो क्या है, वो धीरे धीरे लॉ बन गया, बिकॉज इंडिया का एम था वेलफेयर स्टेट को अचीव करना। देन आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन आ जाता है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिटेल एनालिसिस ऑफ डीपीएसपी, ये खत्म हो जाता है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली क्या है कि हम इस चीज़ को कई बार कहते हैं कि अगर एक पर्सन है, एक बच्चा है, उसको सिर्फ आपने राइट्स ही राइट्स दे दिए, कोई ड्यूटी दी ही नहीं, तो उस केस में वो क्या होगा, बच्चा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी सिटीजन्स हैं उनको राइट्स तो मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स, पर उनके पास कुछ ड्यूटीज भी हैं। पर इसका क्रिटिसिज्म ये है कि लोग कहते हैं कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज इतनी ही जरूरी होती तो पहली चीज वो कोर्ट में जस्टिसेबल होती, दूसरी चीज उसको कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट डे से इंसर्ट किया जाता, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब से डीपीएसपी उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एक पार्ट होता। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को अगर देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और जो रिकमेंडेशन थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू आई, और जो बेसिकली जब ये इंसर्ट हुई, मतलब जब फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया तो यहाँ पे 10 ड्यूटीज थी इनिशियली, पर अब क्या हुई, 11 ड्यूटीज हो गई हैं जो कि 86th अमेंडमेंट से ऐड हुई, मतलब जो राइट टू एजुकेशन वाली अमेंडमेंट है उससे। ठीक है, देन उसके बाद लोकेशन अगर देखें तो दे आर लोकेटेड इन पार्ट नंबर 50 in article number 51A और part number 4A of the constitution because they were added in the amendment। ठीक है, then objective क्या है, to inculcate a sense of discipline, patriotism and responsibility among citizens। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक डिसिप्लिन प्लस देशभक्ति की भावना डालने चाहते थे, इसलिए इन्होंने ड्यूटीज को इंसर्ट किया। देन नेचर अगर देखा जाए तो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं सारे आर्टिकल्स को, फंडामेंटल राइट्स को, प्लस ये क्या है, ये एक तरीके से ड्यूटी बाउंड करती हैं मॉरल ऑब्लिगेशंस के थ्रू। ठीक है, देन आगे चलते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली दे आर आल्सो नॉट जस्टिसेबल, तो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकती। देन अप्लाइज ओनली टू सिटीजन्स, तो सिटीजन्स पे अप्लाई होती हैं, नॉट टू फॉरेनर्स। ठीक है, देन मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं जो कि हार्मोनी को प्रमोट करती हैं, पेट्रियोटिज्म को, नेशनल आइडियाज को। ठीक है, देन आगे चलते हैं। लिंक्ड विद फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर ड्यूटीज, तो ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए कुछ राइट्स दिए जाते हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल राइट्स को आपस में लिंक किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद केस लॉ देख लें। तो ये आता है एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स, दैट इज 2001 का केस है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज दो नॉट इन्फोर्सेबल प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिटीजंस। ठीक है, तो बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इन्फोर्सेबल तो नहीं है, पर जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो मतलब एक सिटीजन को किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए अपना, वो कंडक्ट प्रोवाइड करती हैं क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, देन उसके बाद लिस्ट अगर देखें तो सबसे पहले क्लॉज वाइज ये लिस्ट है, तो पहली क्या आती है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करेंगे, उसके आइडियाज को रिस्पेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करेंगे एंड नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, देन टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ऑब्वियसली जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम रिस्पेक्ट विद डिग्निफाइड रिस्पेक्ट उनको देंगे। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन आता है थर्ड, जो कि बात करता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारी ये ड्यूटी है कि जो हमारा देश है वो फिर से गुलाम ना हो जाए। ठीक है, और जो देश है वो एकजुट रहे, इंटीग्रल रहे, और जो सोवरेनिटी है, जो उसका स्वतंत्रता है, जो उसका सुपीरियोरिटी है, वो खत्म ना हो। ठीक है, देन टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। ठीक है, तो जब भी जरूरत होगी तो हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे, ऐसा जुनून होना चाहिए, ऐसा जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी बुलाया जाएगा, जब भी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी नेशनल ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे। देन उसके बाद टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग पीपल ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन और सेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वैरायटी के लोग इंडिया में लोग रहते हैं, उनके बीच में फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, हार्मनी होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, तो ऑब्वियसली जो हमारे जो रिच हेरिटेज है उसको हम वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे, मतलब जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा फॉरेस्ट है, जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो अदर क्रिएचर्स हैं, उनको हम बचाएंगे, उनको हम प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है, देन आगे चलते हैं।
टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन हमारी जो फीलिंग्स हैं वो रहनी चाहिए, मतलब करुणा की भावना। ठीक है, प्लस हम रिफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, मतलब अपने आप को चेंज करने के लिए विद टाइम रेडी हूँ। ठीक है, देन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाना हमारी ड्यूटी है, मतलब हम उसको खराब ना करें और वायलेंस से हम दूर रहें। ठीक है, देन उसके बाद टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी होती है इन अ कंट्री, उसमें हम एक्सीलेंस की ओर आगे बढ़े। ठीक है, देन जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज 11th, वो ऐड हुई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि बात करता है किसकी, राइट टू एजुकेशन की। अब इसकी मैं बैकग्राउंड बताता हूं कि जो राइट टू एजुकेशन है वो बेसिकली बात करता है जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, इतनी सी बात है, पर मुद्दा यह है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके अंदर इतनी बुद्धि तो नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स के ऊपर एक ड्यूटी बन जाती है जो इंप्लाइडली थी पहले कि आप उनको स्कूल भेजो। ठीक है, तो दैट इज द ओनली ड्यूटी जो कि 11th ड्यूटी की तरह ऐड हुई है, जिसमें पेरेंट और गार्जियन के पास ड्यूटी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो उनको स्कूल भेजे। ठीक है, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड केस लॉज देखें तो क्या है, ये ईच ड्यूटी के हिसाब से आपके एक्सप्लेनेशंस हैं, दैट इज रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड एंथम। ठीक है, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये देख लोगे एक बार आप लोग। देन उसके बाद चेरिश नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ये इसका कोई भी केस लॉ नहीं है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, ये मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। देन उसके बाद अपहोल्ड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसका केस लॉ है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, देन आगे चलते हैं। डिफेंड द कंट्री, ऑब्वियसली जो कि मैंडेटरी है, अगर इन नेशनल क्राइसिस हुआ है, कुछ जरूरत लगी है जहां पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है वो कम बढ़ गए हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट हमें बुला सकती है। ठीक है, देन उसके बाद प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, इसके लिए केस लॉ है, दैट इज उसके लिए केस लॉ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रिजर्व हेरिटेज, ये एमसी मेहता, हमेशा याद रखो जहां भी इन्वायरमेंट केस की बात हो तो एमसी मेहता जस्टिस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, सेम एमसी मेहता, बिकॉज एमसी मेहता ने ताज ट्रेपेजियम केस भी किया था, जिसमें जो ताजमहल है उसके आसपास कोई भी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने से रोक दिया था। ठीक है, देन आगे चलते हैं डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, तो बेसिकली इसका कोई केस लॉ नहीं है। ठीक है, देन आगे चलते हैं तो आता है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, ऑब्वियसली ये एक इंसिडेंट है जो कि रियल स्टोरी इंसिडेंट है। देन उसके बाद आगे चलते हैं स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, अगेन नो केस लॉ। ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देन आगे चलते हैं ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जिसमें 86 अमेंडमेंट के पहले का ये केस लॉ है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आती है कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो इसको देख लो, तो जो इन्फोर्सिबिलिटी की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन्फोर्सिबल है, और फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन इन्फोर्सिबल। नेचर की अगर बात करें तो नेगेटिव है, और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, जस्ट लाइक डीपीएसपी पॉजिटिव। ठीक है, देन आगे चलते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडामेंटल राइट का इंडिविजुअल लिबर्टी, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका क्या है, प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ये आप याद रखोगे और क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प होगी। उसके बाद आ जाओ तो सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले रिमाइंडर टू सिटीजन अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो एक सिटीजन की सिर्फ फायदे उठाने की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं, तो वो जिम्मेदारियां क्या है वो रिमाइंड कराती है। देन अचीव कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन गोल्स है, क्या चीज, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोशल जस्टिस, उसको अचीव करने में हेल्प करती है। देन प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, जैसे डीपीएसपी गाइडलाइंस बनती है वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी गाइडलाइंस बनाती है। ठीक है, देन उसके बाद कोर्ट कैन यूज देम फॉर इंटरप्रिटेटिव पर्पस इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी मैटर्स। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं किस किस को, फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, एज वेल एज डीपीएसपी को। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन क्रिटिसिज्म आ जाता है लास्ट इसका सब टॉपिक, दैट इज कि ये नॉन जस्टिसेबल है, इसलिए लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते।
प्लस नो पेनल्टी फॉर वायलेशन है, ऑब्वियसली नॉन जस्टिसेबल है तो पेनल्टी लगा नहीं सकते, तो इसलिए लोग इसको सीरियस नहीं मानते, बिकॉज ये कहते हैं कि अगर इतनी ही बॉर्डर होती तो ऑब्वियसली इसको जस्टिसेबल रखा जाता, ठीक है। देन उसके बाद द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, फाइनली ये टॉपिक भी हमारा ओवर हो जाता है विद दिस कंक्लूजन, ठीक है। इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 4 खत्म हो गई। यूनिट नंबर 4 छोटी थी तो जल्दी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूनिट के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, ठीक है, ऑफ थर्ड सेमेस्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।